नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट स्टेप आता है इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, एस्टिमेट करने का मतलब अंदाज़ा लगाना। मैन पावर इज़ हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट इज़ उनकी नीड। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, हमें एम्प्लॉयज़ कब कब चाहिए, हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई पर्सन रिटायर हो गया, किसी ने जॉब छोड़ दी, हमने किसी को ट्रांसफ़र दे दिया, किसी को प्रमोशन दे दिया, इन सब केसेस में हमें नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें मैन पावर कितनी चाहिए, हमें उसका एस्टिमेट लगाना पड़ता है। ठीक है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में हम क्या एसेस करते हैं, हम एसेस करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल required for the job. Number and type of people required for the job. नंबर का मतलब कितने लोग चाहिए फिगर्स में, ठीक है। एंड टाइप से मतलब होता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए हमें, उनकी स्किल्स कितनी हैं, ये हो गया हमारा टाइप। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम क्या एस्टिमेट करते हैं, वी एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा जो हमने चैप्टर 5 में क्या बनाया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हमने चैप्टर 5 में स्ट्रक्चर बनाया था और जिस हिसाब से हमने जॉब पोजीशंस क्रिएट की थी, वो जॉब पोजीशंस हमें हेल्प करेंगी टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। ठीक है, इसमें हम दो एनालिसिस करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में हम दो एनालिसिस करेंगे, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगेन वी असेस द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। हमें कितने लोग चाहिए और किस स्किल के चाहिए, उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, उनके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब हम करते हैं वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस में हम असेस करते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑप्टिमली स्टाफ्ड। ऑप्टिमली स्टाफ्ड का मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हम उतने ही एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको दो नई टर्म्स बता रही हूँ, वन इज़ अंडर स्टाफिंग एंड वन इज़ ओवर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग का मतलब less than required number means for example अगर हमें 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो हमारे पास सिर्फ 30 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो जितने लोग चाहिए उससे कम काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ अंडर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग इज़ more than the required number। ओवर स्टाफिंग का मतलब मोर दैन द रिक्वायर्ड नंबर, जितने हमें चाहिए हमारे पास उससे ज़्यादा लोग काम करें। हमें 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए and we are working with 65 employees.
तो ये सिचुएशन क्या है, ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब जितने एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हम उनसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं। अंडर स्टाफिंग का क्या मतलब है, अंडर स्टाफिंग का मतलब है हमें जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हम उससे कम एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास 50 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, अंडर स्टाफिंग है तो मैं 30 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही हूँ, ओवर स्टाफिंग है तो मैं 65 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही हूँ। अब एक एक दोनों सिचुएशंस को हम एनालाइज़ करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या अंडर स्टाफिंग सही है, क्या ओवर स्टाफिंग सही है, या ये जो वर्ड मैंने लिखा ऑप्टिमल स्टाफ ये होना चाहिए। सबसे पहले मैं लेती हूँ अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग सपोज है हमें 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड वी आर वर्किंग ओनली विद 30 एम्प्लॉयज़। क्या प्रॉब्लम होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी द पर्सन विल बी ओवरलोडेड विद वर्क। ठीक है, वो काम से ओवरलोडेड होंगे। ओवरलोडेड होंगे मतलब उन्हें 2 जनों का काम अकेले ही करना पड़ेगा। वर्क विल नेवर बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम। टाइम पे काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि एक इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है। का एफिशिएंसी नहीं आएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, हम डेडलाइंस को, टारगेट्स को टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या प्रॉब्लम है, अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है। अब आती है बात ओवर स्टाफिंग में क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर ओवर स्टाफिंग है, 50 की जगह 65 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो डैट मीन्स 15 एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास 15 एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा हैं तो हम अपने हर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो वी आर पेइंग 15 एम्प्लॉयज़ सैलरीज एक्स्ट्रा। हमें जो सैलरी पे करने का ज़रूरत नहीं है, हम उन 15 लोगों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। डैट मीन्स हमारी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। कहाँ हम 50 लोगों को सैलरी देंगे, कहाँ हम 65 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, पैसे बढ़ गए, हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। दूसरी बात, गॉसिप्स ज़्यादा होंगी। हम इसको कहते हैं मोर प्ले लेस वर्क। गॉसिप्स ज़्यादा होंगी, रूमर्स ज़्यादा फैलेंगे, गप्पे ज़्यादा मारेंगे ये लोग। अगर हमें दिख रहा है, क्योंकि काम तो इतना है ही नहीं, काम तो 50 लोग कर लेंगे, अब जो 15 लोग एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे, इधर उधर बैठ के गप्पे मारेंगे। और जब वो बातें कर रहे हैं तो जो हमारे 50 एम्प्लॉयज़ जिनको पास सीट पे काम है वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे यार वो भी तो बातें कर रहे हैं, वो भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे विल ऑल्सो रिड्यूस देयर एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अगेन अचीव एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो आइडियली क्या होना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑप्टिमली स्टाफ्ड। ऑप्टिमली स्टाफ्ड का मतलब राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, जितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए हमें उतने एम्प्लॉयज़ ही हम रख रहे हैं। अगर हम उतने एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन आएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। ना अंडर स्टाफिंग अच्छी है ना ओवर स्टाफिंग अच्छी है। अच्छा, अगर इसका वे आउट ढूंढते हैं, अगर मेरे पास अंडर स्टाफिंग है, अंडर स्टाफिंग का मतलब जितने रिक्वायरमेंट है उससे कम लोग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आई वुड नीड टू स्टार्ट स्टाफिंग प्रोसेस। मुझे अब स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फिल दिस गैप। मेरे को ये 20 एम्प्लॉयज़ का गैप फिल करना है, मेरे को ये 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। तो मेरे को स्टाफिंग का प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ओवर स्टाफिंग है, 15 एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो किन्हीं एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटाना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज़, या तो हमें जॉब से रिमूव करना पड़ेगा या उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपनी किसी और फर्म में जहां एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, जहां अंडर स्टाफिंग है। सपोज़ हमारे पास 2 फर्म्स हैं, एक फर्म है हमारी चंडीगढ़ में, एक फर्म है हमारी लुधियाना में। हम 2 जगह काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ वाली फर्म में वी फाइंड आउट वी हैव 5 इंजीनियर्स एक्स्ट्रा, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा लुधियाना में हमें 4 इंजीनियर्स चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है। हमने इनसे बात की, दे आर रेडी टू लोकेट, रेडी टू शिफ्ट टू लुधियाना। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर ओवर स्टाफिंग है तो उसका वे आउट क्या है, या तो रिमूव कर दो, उनको जॉब से निकाल दो, या उनकी ट्रांसफ़र कर दो किसी ऐसी फर्म, अपनी फर्म में किसी ऐसी जगह जहां हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो आपका फर्स्ट स्टेप था
estimating manpower requirements. That means we try to analyze the number and type of people required for completing the job. We come to know about this number and type of people by designing the organizational structure. ठीक है, इसमें we do two types of analysis, workload analysis, workforce analysis. Workload analysis में again we try to assess the number and type of people required. Type means we are assessing the qualification, experience and the skills required for the job. Workforce analysis में we just try to find out whether the organization is not understaffed or neither it is understaffed nor it is overstaffed. It should be optimally staffed.